जय हिंद ऑफिसर्स। आज एनडीए का फेज सेकंड का जो पेपर सॉल्यूशन है उसमें केमिस्ट्री के पोर्शन को हम सोल्व करेंगे। इस बार केमिस्ट्री के पोर्शन में ये मानिए कि इतिहास में पहली बार 19 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पहुंचे हैं और ये एक एनडीए में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है वो इस बार इस पेपर में साबित हुआ है। सो अभी तो इस एनडीए के पेपर को हम सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेते हुए। तो यहाँ से अपना एनडीए का फेज सेकंड का ही पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम और आज पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। विच वन ऑफ द मेटल इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन अपना मेटलर्जी में से आया है और मेटलर्जी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये हमने क्लासरूम के नोट्स में एज इट इज इसको सोल्व किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जनरली ये क्वेश्चन नोट के ऑप्शन में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट बी एक्सट्रैक्टेड। सो उसमें एल्यूमिनियम आपका आंसर हो जाता, बट यहाँ जो है ना वो जिसका हो सकता है तो कार्बन के साथ जो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वो होता है अपना जिंक, क्योंकि सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम ये एलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करें तो एलिंगम डायग्राम में ये तीनों जो है वो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते। सो जिंक जो है वो ही एक सिंगल ऐसा ऑप्शन रहेगा जो हमारा क्या होगा कि कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट मानते हुए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो रहेगा अपना विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कोलोइडल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के पार्ट से भी ये क्वेश्चन आया और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो मिक्सचर से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं ना वो ही हमारे होमो और हेट्रोजीनियस टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूशन में ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर होते हैं। और यहाँ जो पूछा गया है अपना ऑप्शन, वो जो ऑप्शन आपका है वो ये रहेगा कि यहां से हम कि particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal solutions is homogeneous in nature, so it's not true because यही ऑप्शन इसका राइट होगा। क्योंकि मिल्क जो होता है, मिल्क हमने जब भी देखा मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज मिल्क इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें फैट और वाटर का मिक्सचर होता है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था और इतना इजी था, आपने ये होमोजीनियस पकड़ लिया तो कहीं आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं थी। So dear students, we discussed that the right answer colloidal solution is homogeneous in nature. Okay. So next they show Tyndall effect, तो easily you know well कि Tyndall effect तो they show करते हैं। They do not settle down when kept undisturbed because settle down नहीं होंगे, settle down हो जाएंगे तो फिर वो colloidal solution नहीं होंगे, क्योंकि colloidal solution तो particles के size के ऊपर डिपेंड करते हैं, right? So next question इसका right answer हो जाएगा अपना colloidal solution is homogeneous in nature, right? सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। केरोसिन एंड पेट्रोल, यहां इसने धमाका कर दिया इस क्वेश्चन ने। केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें पेट्रोलियम का सेपरेशन, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोलियम आर द बोथ द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। सो केरोसिन एंड पेट्रोलियम मिक्सचर जो उसको होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि सब्लिमेशन हम कर नहीं पाएंगे। सब्लिमेशन करेंगे तो यहां से अपना जो है वो सब्लिमेट ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। सेपरेटिंग फनल से तो कहीं हो नहीं सकता कि बोथ आर मिसिबल इन ईच अदर, बट इजीली और करेक्ट एक ही ऑप्शन दिखता है यहाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे हम क्या करते हैं पेट्रोकेमिकल्स को हम क्या करते हैं इसी मेथड से सेपरेट करते हैं। सो पेट्रोकेमिकल्स को सेपरेट करने का ये मेथड हो गया। सो राइट आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज राइट आंसर हियर, और कंप्रेसिंग एंड कूलिंग इज नॉट करेक्ट। सो ये तीनों करेक्ट नहीं है और अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये तो बार बार ऐसा कर रहा है, इस क्वेश्चन का तो कंफर्म है कि आएगा। एक सेपरेटिंग मेथड जो होगा वो कंफर्म एनडीए में आता है और यहां से भी इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करें, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इतना कि एज proposed by Dalton which of the following symbol represents phosphorus। तो phosphorus के को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, तो आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि phosphorus जो होता है उस phosphorus का सिंबल जनरली हम क्या लेते हैं, पी लेते हैं। और इस क्वेश्चन में आप मात खा गए, इसलिए खा गए आप मात कि यहां से जो क्वेश्चंस थे ये इसमें डाल्टन के टाइम में ये पी जो था वो जनरेट ही नहीं हुआ था, क्योंकि डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे वो जनरली क्या दिए थे, वो जनरली दिए थे या जैसे ऑक्सीजन को डाल्टन ने कहा डायरेक्ट ओ लिख दिया इसको, है ना, ऐसे ही। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो डी होता है।
और ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है, न एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th कहीं भी इस टाइप के सिंबल अपने सिलेबस में गिवन नहीं है। बट यहाँ जो आपको देखना था, ये प्रीवियस टाइम में जो था वो पहले के एनसीईआरटी बुक्स में चला करते थे, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो है एनसीईआरटी बैकग्राउंड से ही, कहीं से भी बाहर से ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो गया इसका। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाल्टन के सिंबल्स थे, नेक्स्ट आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन इज आर करेक्ट। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में कि कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन पार्ट होता है, तो ये कन्फर्म है राइट। सेकंड जो है कार्बन शो टेट्रावैलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेसिन। तो कैटनेसिन की तो हाईएस्ट प्रॉपर्टी कार्बन में ही होती है, कार्बन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू शो कैटनेसिन पावर। थर्ड आपका रह गया कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स। तो खुद के साथ भी करता है, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है, और अदर एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है, लाइक नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। सो थर्ड इज राइट, ऑल्सो राइट। बट इन फोर्थ एक सिंगल वर्ड है जिससे आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो कि टेट्रा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। सो टेट्रा बॉन्ड्स आर नॉट शोन बाय कार्बन। तो ये इतना इजी था कि इसमें आप एक वर्ड से ही इसको आप क्लियरली कर सकते थे। ये जो लाइन है आपकी, यही इस आंसर को आपको बता देगी, क्योंकि टेट्रा बॉन्ड जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईच बॉन्ड फॉर्म्स अलोंग द एक्सिस। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस आर प्रेजेंट। सो 4 bond is not possible between 2 particular atoms. So A, first, second and third both are right. So C option is correct here. It's very important question and conceptual based question. लेकिन ये एक लाइन से ही आपका क्लियर होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आयरन तो स्टील का मेन होता है, मोर देन 95% तो आयरन ही होता है। उसके बाद निकल, तो निकल और क्रोमियम दोनों ही हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हार्डनेस आप बढ़ाएंगे तो हार्डनेस कैसे बढ़ेगी, हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए वी इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील, वी यूज निकल क्रोमियम, बिकॉज क्रोम स्टील जो आपकी तिजोरी होती है, जो बैंक के लॉकर्स होते हैं, उनको यूज प्रिपरेशन में, फॉर्मेशन में हम क्रोमियम यूज करते हैं। निकल जो होता है वो एंटी रस्ट प्रॉपर्टी भी शो करता है। सो टिन इज नॉट एसेंशियल हियर। तो डी ऑप्शन आपको जो दिख रहा है यहाँ से कि टिन जो आपका है वो यहाँ एसेंशियल नहीं है। सो टिन इज नॉट एसेंशियल हियर। बाकी तो आयरन मेन कंपोनेंट है, यू नो वेल, मेन कंपोनेंट क्या आपका आयरन। उसके बाद निकल भी यूज करते हैं, क्रोमियम तो हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, हार्डनेस, ये दोनों ही क्या करते हैं, इसकी हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। क्लियर। सो टिन इज नॉट essential component in stainless steel. Easy. So it's very important. यहाँ से हम लास्ट में एनालाइज करेंगे कि कौन सा पार्ट जो था वो आपका मेन इंपॉर्टेंट ज्यादा रहा। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन जो है उसमें से मेनली क्वेश्चन अपने आए हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसरिंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसमें जो फर्स्ट है अपना वो है सेपरेशन ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन कहां से आ गया, मिक्सचर से आ गया, सेपरेटिंग मेथड्स आ गए। तो एक सेपरेटिंग मेथड पहले आ गया, एक दूसरा ही आ गया। इसका मतलब इस बार मिक्सचर से 3 से 4 क्वेश्चन पिक किए हैं एनडीए के एग्जाम में। तो एक ही टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन और कम से कम 5 क्वेश्चन आए हैं आपके पार्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से। तो कुछ 2 या 3 टॉपिक ऐसे थे जिनसे आपने अच्छे से स्टडी किया तो आपका पेपर वहीं से 90% सोल्व हो गया। इसका रहेगा आपका ए, क्या है आपका, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसके लिए अपने को पता है सीधा सीधा कि डिस्टिलेशन करते हैं इसके लिए। तो डिस्टिलेशन किसके लिए करेंगे, थर्ड के लिए। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर एंड केरोसिन ऑयल को फनल से करेंगे सेपरेशन, तो बी हो गया यहाँ से। फिर अपना सी क्या, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो ये हो गया सेंट्रीफिकेशन, तो यहाँ सी हो गया। और डी क्या है, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट्स द latest technology of separation of mixtures, that's called chromatography. So D is here. Clear. So right option is here. C is right option here. C में आपको ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। So C यहाँ जो आपका है वो क्या हो जाएगा, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा C, क्योंकि D में फर्स्ट, तो D के फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि D में फर्स्ट। तो यहाँ जो है ना ये D में फर्स्ट, उसके बाद C में सेकंड, तो C में क्या रह गया आपका सेकंड, तो सी में आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक रोटेट करते हैं, वॉशिंग मशीन
है ना, उसी के ऊपर एक क्रीम सेपरेटिंग मशीन जो होती है, दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट वी डिस्कस हियर, galvanization is a method of protecting iron from rusting. कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आपको ये क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट किया जाता है और जनरली ये 2 से 3 बार एनडीए में रिपीट भी हुआ है. लेकिन यहां भी स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर गए कि इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को एंटी रस्टिंग का मेथड है, इट्स द मेथड ऑफ एंटी रस्टिंग प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन. यहां हम जिंक की लेयर, किसकी लेयर, जिंक की लेयर हम यूज करते हैं. नहीं तो गैलियम यूज होता है, ना आपका एल्यूमिनियम यूज होता है, नहीं चांदी यूज करते हैं. सिल्वर तो यू नो वेल कि सिल्वर तो कहीं देखा नहीं होगा आपने. तो जिंक इज करेक्ट आंसर हियर. सो सी ऑप्शन इज राइट हियर. Which one of the following alloy contains a non-metals? तो नॉन मेटल्स किसमें होगा, तो आपको पता है ब्रास जो होता है वो होता है कॉपर प्लस जिंक. नो नॉन मेटल प्रेजेंट हियर. ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस एसएन, टिन, दोनों ही मेटल हैं, बोथ आर मेटल्स. अमलगम, alloys of mercury with metals. तो यू नो वेल. अब देखिए एक ऑप्शन बचता है स्टील, और स्टील में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट इन स्टील. तो कार्बन कहां प्रेजेंट होगा, स्टील में कार्बन प्रेजेंट होता है. और कार्बन जो है वो जितना ज्यादा होगा उतनी हार्डनेस स्टील की बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या बनाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेगा, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना के हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी. तो कार्बन यूज करते हैं 0.15 to 0.2 तक यूज करते हैं इसको. तो एक स्टील ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, नॉन मेटल यूज करते हैं. बाकी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे थे. जनरली एक अलॉय जो है वो 3 से 4 अलॉय आपको गिवन है. तो स्टील इज करेक्ट हियर. बकमिंस्टर फुलर, तो ये कार्बन का एलोट्रोप, ये माने चलो कि कन्फर्म एक क्वेश्चन कार्बन के एलोट्रोप में से हर बार आपको पुट होता है एनडीए के एग्जाम में. बकमिंस्टर फुलरिन विच लुक्स लाइक ए फुटबॉल इन एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, तो किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है बकमिंस्टर फुलरिन और एक एलोट्रोप है कार्बन का, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. सो फुलरिन इज राइट आंसर हियर. सो कार्बन एलोट्रोप जो है आपका वो रहेगा करेक्ट ऑप्शन हियर सी. ये बकमिंस्टर फुलर ने 1980 के अराउंड इसको डिस्कवर किया था और डिजाइन किया था. C60 या बकी बॉल इसे कहते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, राइट. सो कार्बन इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए थर्माइट रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्माइट रिएक्शन. तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है. जब भी रेलवे लाइंस को जोड़ते हैं, पटरी को जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं, तो इसमें इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं. तो दिस रिएक्शन इज राइट, नॉट करेक्ट हियर. ये ध्यान रखना होता है, कभी कभी हम करेक्ट देख के सोच देते तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट है. Fe ऑक्साइड राइट है. और आपका एप्लीकेशन टू जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज हाईली एंडोथर्मिक, इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और यहां से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, और यहां आपको ऑप्शन में क्या दिया है, एंडोथर्मिक दिया है. तो ये एंडोथर्मिक तो है नहीं, इट्स नॉट ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर बिकॉज इन क्वेश्चन पुट नॉट करेक्ट. सो बी ऑप्शन इज राइट हियर. इट्स ए एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये ऑप्शन राइट नहीं है. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसरिंग. तो यहां से आपको लिस्ट जो फर्स्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिवन, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जहां गिवन है तो वहां हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर तो आपका डीकंपोजिशन होता है, इसका ए रख दें यहाँ. इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन है, बी हो गया. इसके बाद सी है आयरन नेल इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट, दैट द ऑप्शन इज सी एंड हियर ऑप्शन डी. सो राइट ऑप्शन इज सी हियर. वापिस
तो इस बार देखिए कोइंसिडेंस मान लीजिए, दो क्वेश्चन आए हैं लिस्टिंग के, दोनों में ऑप्शन सी राइट है और दोनों का सेम पैटर्न से पूछा है, तो इट्स द पार्ट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यू नो वेल कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसमें तो डिकम्पोजिशन होना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फॉर्म में, फिर बर्निंग ऑफ कोल, बर्न होना C+O2, CO2 बनेगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, राइट। आयरन नेल इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सॉल्यूशन में जैसे ही इमर्स करेंगे कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, सो कॉपर लेयर जो है वो आयरन नेल के ऊपर आयरन को कवर कर लेगी, राइट। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राइट ऑप्शन इज हियर सी। नेक्स्ट वी डिस्कस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। ये एक मान सकते हैं कि एज ए लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन मान लीजिए आप, एकदम से इजी क्वेश्चन है ये आपका, जो देखते ही आप इजीली सही कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वो केमिकल प्रोसेस, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपने पढ़े हैं तो उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दीज आर फिजिकल चेंज, इट्स द फिजिकल चेंज, इट्स द फिजिकल चेंज, इट्स द फिजिकल चेंज, बट इट्स द केमिकल चेंज, इट्स द chemical change. So burning of magnesium ribbon in air. So here D option is correct. So here D option is correct. Clear? So dear students, यहाँ जो ऑप्शन अपना होगा वो ऑब्वियस होगा burning of magnesium ribbon in air. Right? बाकी तो दिख रहे हैं डायरेक्ट आपको, है ना, evaporation of salt in water, dissolution of salt in water, है ना, storing of oxygen gas under pressure in gas cylinder. So these are the wrong answer. All are physical changes. Only one chemical change, burning of magnesium ribbon in air. Clear? So discuss करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहेगा कि which one of the following matters does not react with cold water to liberate hydrogen gas। और ये कहा था कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का निकलेगा, क्योंकि ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है कि कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कौन करेगा नहीं करेगा ऑप्शन नहीं है, यहाँ है कि ये सारे ही हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन कौन लिबरेट नहीं करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम इज करेगा, डन। पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ ऑप्शन राइट है इसका पोटेशियम का, तो पोटेशियम तो यहाँ से ऑप्शन आपका। आयरन नहीं करेगा, कभी आपने देखा लोहे को, आपने आयरन को, आयरन पीसेज को वाटर के कॉन्टेक्ट में रखते हैं, आयरन पीसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, दे नॉट रिएक्शन, कहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज इवॉल्व होते हुए देखा आपने, नो। सो इज कॉमन सेंस क्वेश्चन है आपका कि आयरन इज राइट ऑप्शन हियर, आयरन इज राइट ऑप्शन हियर। क्लियर? तो पोटेशियम आपका क्या करेगा, रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ राइट कौन है आपका, सोडियम। आपने देखा इजीली वाटर के कांटेक्ट में आती तुरंत हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सोडियम कांटेक्ट में आते ही क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, राइट। उसी प्रोसेस से सोडियम में आग लगती है पानी में, फायर कैच फायर एंड बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से जनरली आप ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना, HgO, Hg+O2, दीज आर द फिजिकल स्टेट आपसे पूछी है, तो इसमें एक ही राइट ऑप्शन था। आप ट्रिक से यदि इसको करते तो आप बिल्कुल गलत नहीं करते, बिकॉज मर्करी इज लिक्विड, मर्करी इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो मर्करी तो आपका क्या हो गया, लिक्विड मेटल हो गया, तो इसमें मर्करी को लिक्विड शो करने वाला एक ही ऑप्शन है, ओनली वन सिंगल ऑप्शन in which mercury show liquid state. So D is correct option here. Okay. Next we discuss, a liquid is heated up certain temperature. If liquid is heated in certain temperature, following situation would correspond to the boiling of the liquid. Boiling point के लिए right क्या है, तो आपको पता है boiling point जहां भी शो करते हैं, boiling का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, ए टेम्परेचर एट विच ए पॉइंट एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, और उसी पॉइंट पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। तो यहाँ वेपर प्रेशर और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, उसी को आपने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट हियर। नेक्स्ट वी डिस्कस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़े इंतजार के बाद एक क्वेश्चन आया और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कई स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा मेरे अकॉर्डिंग, बट है बहुत ईजी
और कंप्लीटली ये मान के चलो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। यहां से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अमोनियम साइनेट, आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय वॉलर, यूरिया, इट्स प्रिपेयर्ड बाय हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट NH4CNO, दैट्स कॉल्ड ammonium cyanate. It's a inorganic compound. Inorganic compound. So here cane sugar organic, C12, S22, O11, urea, NH2CO, NH2, right? Mars gas, that's called CH4. Is the correct answer is ammonium cyanate. It's a inorganic compound. It's a inorganic compound जिसका फॉर्मूला आपका होगा NH4CNO. तो आपने यूरिया का मेथड प्रिपरेशन का स्टडी किया तो इजीली यू पिक दिस राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन एनडीए एग्जाम सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ. सुनार किसको यूज करते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर को क्लीन करने के लिए. तो एक्वारेजिया ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्लियरली कहा है नाइट्रिक एसिड. HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड इसके लिए यूज होता है. इससे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंटल्स को, आर्टिकल्स को शाइनिंग देते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसके ऊपर जितना भी रस्ट पार्ट है वो कंप्लीट रिमूव कर देते हैं. सो रस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सरफेस रिमूव्ड बाय हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड. बट इस ऑप्शन में आपका एक्वारेजिया नहीं है, सो एक्वारेजिया नहीं है. एब्सेंस ऑफ एक्वारेजिया वी यूज नाइट्रिक एसिड. क्लियर? वी टेक लास्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे कहेगी डायरेक्ट इट्स द व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन इथेनॉल. इथेनॉल जो ड्रिंकेबल एल्कोहल है C2H5OH, ऑफिसर्स चॉइस, ये आपका जो ऑफिसर्स चॉइस वाला एल्कोहल है C2H5OH, ये व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन इथेनॉल. इथेनॉल लिटमस पर क्या शो करेगा? इथेनॉल इज ए वीक एसिडिक इन नेचर, बट इथेनॉल in respect of litmus it's so neutral behavior, no blue to red and red to blue, so not basic as well as acidic. so क्या शो करेगा? इट्स जो आपका ये ऑफिसर चॉइस है, जो आपका C2H5OH है, इथेनॉल है, ये क्या यूज करेगा? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा. लिटमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स इथेनॉल. तो लिटमस जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा किसके टुवर्ड? इथेनॉल के टुवर्ड, राइट. तो ये था अपना इस बार का एनडीए का पेपर. और जब भी आप डिस्कस करें कि एनडीए का जो पेपर है अपना, इस पेपर में जो कंक्लूजन अपन निकालें तो मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन आपके रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन पे आए हैं. 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आए हैं मिक्सचर से आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एलॉय से आए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं. जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे अपने, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे, सीमेंट, ग्लास, जो आपका गन पाउडर, सोप, डिटर्जेंट, इंक, इनमें से कहीं कोई कॉन्सेप्ट को टच नहीं किया, एटम का कोई पार्ट टच नहीं किया. बट एलिमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पुट हुआ जो प्रीवियस एनसीईआरटी में चला करता था, प्रेजेंट टाइम के एनसीईआरटी में नहीं है. इसका मतलब एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन और प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी को भी फोकस करते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी अपना रिजल्ट एनडीए का 100% ओरिएंटेड रह सकता है. अदरवाइज हम यदि शॉर्ट या जो न्यू एनसीईआरटीज हैं उन्हीं के बेसिस पे रहेंगे तो पॉसिबल कम हो पाता है कि हम 100% उसमें से कवर कर पाएं. पेपर जो था वो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर पेपर था. यदि आप इस पेपर में 16 तक कवर कर लेते हैं तो अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी, बिकॉज 1-2 क्वेश्चंस तो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी थे जो प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स